Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 335 रुद्रांश का ड्रामा, जूही की न्यूज। उसकी बात सुनकर सब जैकी को देखने लगे। जैकी, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? दादी माँ चमकती हुई आंखों से उसे देखकर बोली। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अपनी बड़ी मोम को बताओ, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। कल्पना जी भी हंसते हुए बोली। जैकी थोड़ा मायूस हो गया और फिर शिवानी की सिचुएशन के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर तो सब गुस्से में आ गए। नरेंद्र जी बोले, कोई अपनी ही बेटी को कैसे इतना टॉर्चर कर सकता है? कनक जी भी गुस्से से बोली, हाँ, क्या वो इंसान सच में उस बच्ची का बाप है? अब आगे। कल्पना जी बोली, ऐसी फैमिली के बीच वो बच्ची पता नहीं कैसे रही होगी बचपन से। जैकी, बच्चा क्यों ना तुम उसे अपनी दिल की बात बता दो। क्या पता वो बच्ची भी तुम्हें ही पसंद करती हो और अपनी फैमिली की इस बिहेवियर की वजह से वो तुम्हें अपनी दिल की बात बताने से डर रही हो। दक्ष भी बोला, हाँ प्रेम, तुम्हें शिबानी को अपनी दिल की बातें बता देना चाहिए। वैसे चुप रहने से क्या होगा, उसकी फैमिली उसकी शादी उस घटिया लड़के से करे देंगे, तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा अफसोस करने के लिए। मुझे देखो, मैंने कैसे मेहिका को प्रपोज किया और अब हम दोनों साथ हैं। हम दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें भी शिवानी को कह देना चाहिए, फिर साथ में शादी कर लेंगे। इतना कहकर उसने मेहिका की हाथ को पकड़ लिया जो उसे ही घूर रही थी। तभी नव्या बोली, हाँ हाँ भाई, व्हाट ए जोक, आपने मेहिका दी को प्रपोज किया? या पहले मेहिका दी ने आपको प्रपोज किया? आप तो उनके जाने की गम में देवदास बनकर बैठे हुए थे। अगर मेहिका दी इनिशिएट नहीं करती और अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताती, तो पता नहीं क्या होता। आप तो उन्हें यहाँ से जाने से भी रोक नहीं पाते और उनके जाने के बाद प्यार में पागल आशिक बेबड़ा बन जाते। बड़े आए प्रेम भाई को ज्ञान देने। उसकी बात सुन मार दक्ष सा कपका गया और मेहिका को देखने लगा, जो उसे ही आंखें छोटी करके घूर रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर बाकी सबको हंसी आ गई। जैकी भी कुछ पल के लिए हंसने लगा, फिर ईशानी की तरफ देखकर बोला, बोस, मेरा मतलब दी मतलब भाभी। जैकी को समझ नहीं आ रहा था क्या बुलाए, उसकी बॉस को बुलाना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? अगर बॉस बुलाता है तो कल्पना जी और कनक जी उसे डांट कर चुप करवा देते हैं कि घर पर तुम ईशानी को बॉस नहीं बुला सकते हो। अगर दी बुलाए तो उसका जीजू से बदला बड़ा भाई उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हैं। दे से कहना चाहते हो दी नहीं भाभी बुलाना, और भाभी बुलाने से उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो अपनी दी को भाभी कैसे बुलाए? सालों से वो ईशानी को सबके सामने बॉस नहीं तो अकेले में दी बुलाया करता था। इतनी जल्दी उसे इस चेंज की आदत ही नहीं हो रही थी। जैकी को इतनी परेशानी में देखकर सबको हंसी आ रही थी। फिर जैकी गहरी सांस लेकर बोला, बॉस आप प्लीज उस कुलकर्णी फैमिली की प्रोजेक्ट को छीन लीजिए। वो लोग बहुत ज्यादा बुरे और इरिटेटिंग है, बिल्कुल मिस्टर जॉनसन और जूलिया की तरह। उसकी बात सुनकर सबको पता चल गया कि जैकी को अपनी पास्ट की बातें याद आ रही है। ईशानी बोली, क्या तुम सच में शिवानी से शादी करना चाहते हो? जैकी ने बिना सोचे ही कहा, हाँ बॉस, वो बहुत अच्छी और प्यारी लड़की है, मुझे सच में उससे शादी करनी है। तो ठीक है, दक्ष और मेहिका के साथ ही तुम दोनों की शादी होगी। उसकी बात सुनकर जैकी थोड़ा खुश हो गया। उसकी बॉस कभी भी आपने किए वादे को नहीं तोड़ती। अगर उसकी बॉस ने कहा है तो वो उसकी और शिवानी की शादी जरूर करवाएंगी। ये सोचकर जैकी थोड़ा रिलैक्स हो गया। वहीं मोक्ष आपने बेटे को देखा जो उसे गुस्से से घूरते हुए इशारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। पर मोक्ष की होंठों पर डेविल स्माइल आ गई, उसने रुद्र को और भी कसकर पकड़ लिया। वो जानता था उसका ये बेटा अपनी मोम के पास जाने के लिए उतावला हो रहा है। रुद्रांश गुस्से से चिल्लाया, मोम, फिर दे से ही ईशानी ने उसकी तरफ देखा, वो चिल्लाने लगा और रोने लगा। मोक्ष की हाथ को उसने अपने मुंह में भर रखा था और आपने डैडी को अपने छोटे छोटे दांत से काटने के लिए तैयार था। पर मोक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसके काटने से। वो तो गुस्से से उसे घूर रहा था, उसका बेटा सच में बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। ईशानी ने अपने बेटे को देखा और बोली, रुद्र बच्चा, डैडी को काटना नहीं चाहिए। मैंने बोला था ना कि ये बैड मैनर्स होता है। अपनी मोम की बात सुनकर रुद्रांश ने अपने डैडी को गुस्से से घूर कर देखा और उसके हाथ से आपने मुंह को हटा लिया, फिर ईशानी की तरफ आपने दोनों हाथ बढ़ा दिया।
दे से कह रहा हो मुझे आपके पास आना है। ये देखकर मोक्ष ने उसे सोफे के दूसरे साइड बैठा दिया और बोला, आज तुम मेरी बीबी के पास नहीं जाओगे। उसकी बात सुनकर रुद्र की आंखें छोटी हो गई। फिर उसकी होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। दे से कह रहा हो कौन आप मुझे रोकेंगे। उसे ऐसे स्माइल करता देख मोक्ष की आंखें भी छोटी हो गई, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसके चालाक बेटे के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तभी रुद्रांश गला फाड़कर रोने लगा और माँ माँ करने लगा, ताकि उसकी मोम उसे आपने गोद में ले जाए। सब उसकी इस हरकत देखकर हंसने लगे। ये तो मोक्ष से भी बड़ा जलकुका निकला। ईशानी ने अपने बेटे को देखा और अपनी सिर हिला दिया। उसे भी पता था कि उसका बेटा उसके लिए कितना ज्यादा पोसेसिव और प्रोटेक्टिव है। उसने आगे बढ़कर रुद्र को गोद में लेना चाहा, तो मोक्ष ने उसे रोक दिया और बोला, नहीं बीबी, आज तुम इस लड़के को अपनी गोद में नहीं लोगी। मुझे भी देखना है कि ये कितनी देर तक ड्रामा कर सकता है। इतना कहकर उसने रुद्रांश को तिरछी स्माइल करके देखा, जो उसे ही घूर रहा था। कल्पना जी बोले, बाप बेटे दोनों ही एक जैसे है। दोनों की अपनी बीबी और मोम के लिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। दोनों ही हमेशा मेरी बहू की लिस्ट में नंबर 1 बनने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी बात सुनकर बाकी सब भी हंस पड़े। ईशानी ने रुद्रांश की मायूस रोते हुए चेहरा देखकर लाचारी महसूस कर रही थी। ये दोनों बाप बेटे कभी ना कभी उसे जरूर पागल कर देंगे। वो आगे बढ़कर बोली, अब भी आपको हमारे बेटे से झगड़ा नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर उसने रुद्रांश को अपने गोद में ले लिया। ये देखकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। अब हंसने की बारी रुद्र की थी। वो भी अपनी मोम की गोद में रहकर अपने डैडी को देखकर तिरछी स्माइल करने लगा। दे से उसने अपने डैडी से सीखा था। ये देखकर मोक्ष ने अपने दांत पीस लिया। वहीं बाकी सब हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त दामिनी एक छोटे से घर में थी और प्रिया व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। ये घर सौदामिनी जी का था, जिसे उन्होंने दादिमी और प्रिया को रहने के लिए दे दिया था। दामिनी बहुत परेशान थी, क्योंकि अब उसके पास पैसे खत्म होने को था। सौदामिनी जी ने जो पैसा दिया था उसे उसने प्रिया की बिल भर दिया था, वरना हॉस्पिटल वाले उसे वहां से आने ही नहीं देते। वहीं प्रिया की आंखों में आंसू था इस घर को देखकर। वो आज ही यहाँ आई थी। वो ये सब देखकर अपने पास्ट लाइफ को सोचने से खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। पहले मेहरा फैमिली में उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा अच्छी थी। वो उस घर की प्रिंसेस थी, सब उसे प्यार से ट्रीट करते थे। ईशानी के आने के बाद भी सब उससे कितना प्यार करते था। पर ये वो खुद थी जिसने ईशानी के लिए चाल चला और उसे घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया। अगर वो ऐसा कुछ नहीं करती और ईशानी के साथ मिलकर रहती, तो कितना अच्छा होता। उसे कोई कुछ भी नहीं बोलता, ना ही उसकी हालत आज ऐसी होती। पर उसकी लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और आज वो यहाँ अकेली मरी हुई हालत में इस छोटी सी घर में पड़ी है। और ये उसकी मोम खुद की मोम है। फिर भी प्रिया को अब दामिनी के लिए कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने अपनी मोम को कुछ दिन से अलग अलग मर्दों से बात करते हुए देखा था। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी मोम की लाइफ में सिर्फ उसके डैड ही नहीं बल्कि दूसरे आदमी भी थे, और वो भी तो उनकी ही खून थी। इसलिए उसे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। वो कभी ईशानी की तरह एक लॉयल रिश्ते में नहीं रह पाए। राहुल के साथ जब उसकी सगाई तय हुई थी, तब भी वो बड़े अमीर घरों की लड़कों को रिझाने की कोशिश करती थी। शायद इसलिए ईशानी को मोक्ष जैसा इतना प्यार करने वाला लड़का मिला, जो ईशानी के साथ इतना लॉयल है। अब प्रिया को बहुत पछतावा हो रहा था। काश वो टाइम में वापस जा पाती। काश वो अपने सभी बुरे काम को पास्ट में जाकर बदल पाती, तो शायद उसकी हालत आज ऐसी नहीं हुई होती। राहुल ही सही, पर वो उसकी जिंदगी में होता और वो भी एक हैप्पी कपल की तरह रहते। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह गया। पर उसे अच्छे से पता था कि अब रोने का या पछताने से कोई फायदा नहीं है। दामिनी ने प्रिया को देखा और बोली, तुम आराम से यहाँ रही, मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। दामिनी की इकलौती बेटी प्रिया थी, वो उससे यूं ही नहीं छोड़ सकती था। अगर वो फिर से माँ बन सकती तो वो प्रिया को आराम से छोड़ देती। पर अभी उसकी एज नहीं थी माँ बनने की, ऊपर से प्रिया उसकी पहली बच्ची थी। प्रिया को घर में छोड़कर दामिनी वहां से चली गई। सौदामिनी जी ने जो एड्रेस दिया था वो उस एड्रेस पर जाने वाली थी। सुबह का वक्त।
पूरे मीडिया में हॉट कुलकर्णी फैमिली और उनकी बेटी जूही हॉट टॉपिक बने हुए थे। कमेंट की बाढ़ आ गई थी। कुलकर्णी हाउस में सब हॉल में बैठे हुए थे और सोशल मीडिया में न्यूज आ रहा था और उस न्यूज को देखकर माधव जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, क्योंकि वहां जूही की कई सारी वीडियोस थी जिसमें जूही अलग अलग लड़कों के साथ थी और उनके साथ संबंध बना रही थी। वो थोड़ा ब्लर कर दिया गया था क्योंकि चैनल पर ऐसी न्यूज दिखाना ठीक नहीं था। वहीं कुछ वीडियोस था जिसमें रूही कॉलेज में सबको बुली कर रही थी। ये वीडियो ब्लर नहीं था, पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद तभी कुछ रिपोर्ट्स दिखाई देने लगे, जिसे देखकर तो माधव जी की परों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसमें जूही की प्रेगनेंसी रिपोर्ट और अबॉर्शन की रिपोर्ट भी थी और हॉस्पिटल में आने जाने की सीसीटीवी फुटेज भी था। माधव जी शक होकर अपनी बेटी को देख रहे थे, जिसे उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार और केयर दिया था और उसे हमेशा एक मासूम बच्ची समझते थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी जूही ऐसा कुछ भी कर सकती है। उनकी आंखों में तो वो दुनिया की सबसे प्योर और मासूम लड़की थी, इसलिए वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करते थे। वहीं जूही बहुत रो रही थी, उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। वो अपनी मोम मधु जी की गले से लगकर रोने लगी। वहीं सोशल मीडिया में कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। सब जूही को गालियां दे रहे थे। वहीं कुछ लोग माधव जी की परवरिश पर सवाल उठा रहे थे। तभी एक और चौंकाने वाली स्टेटमेंट एक चैनल ने जारी किया। जूही नहीं है जायज, जूही कुलकर्णी है माधव कुलकर्णी की नाजायज औलाद। जूही माधव कुलकर्णी और उनकी मिस्ट्रेस की गलती से पैदा हुई नाजायज औलाद है, जिसे जायज बनाने के लिए माधव कुलकर्णी ने अपनी बीबी को छोड़ दिया। जब माधव कुलकर्णी की वाइफ प्रेग्नेंट थी, तभी से माधव कुलकर्णी अपनी मिस्ट्रेस के साथ अफेयर चला रहे थे और उनकी बीबी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गई। फिर माधव कुलकर्णी ने अपनी मिस्ट्रेस मधुलता से शादी कर लिया और जूही को एक नाजायज औलाद थी, वो जायज बेटी बन गई। नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ ही देर में तहलका मच गया। ओह, तो ये इस माधव कुलकर्णी की जायज नहीं नाजायज बेटी है। ये माधव कुलकर्णी बिजनेसमैन ही है ना, ये टॉप में कैसे आ सकता है? इसकी माइंडसेट कितनी ज्यादा घटिया है। ऐसे घटिया कैरेक्टर के इंसान कैसे किसी बिजनेस को अच्छे से संभाल सकता है, जो अपनी बीबी को धोखा देकर अपनी मिस्ट्रेस से संबंध बना सकता है? क्या गारंटी है कि वो बिजनेस में भी लोगों को धोखा नहीं देगा? और ये जिया कितनी घटिया लड़की है, नाजायज होकर भी इतना घमंड। लगता है ये भी अपनी माँ की तरह धंधे वाली है, जो दूसरे शादीशुदा मर्दों को अपने जाल में फंसाकर उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है।